कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे फैसले असल में हमारे हैं ही नहीं, या हमारे अंदर ही कोई एक अनदेखी ताकत छिपी है? देखिए, अक्सर हम यही सोचते हैं कि हम अपने दिमाग के मालिक हैं, लेकिन क्या हो अगर हमारे अंदर एक पूरी अलग ही दुनिया चल रही हो? एक ऐसी दुनिया जो हमारे गुस्से, हमारी इच्छाओं और हमारे डर को कंट्रोल करती है। तो सवाल ये उठता है कि जो इंसान बाहर से दिखता है, क्या वही उसका असली मैं है, या वो कहीं अंदर बहुत गहरे में छिपा बैठा है? सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक हम पूरी तरह से अपने मन के मालिक नहीं हैं। असल में हमारे अंदर छिपी इच्छाएं और नैतिक दबाव ही हैं जो अक्सर अनजाने में हमें एक खास दिशा में धकेलते रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। फ्रॉइड का मानना था कि इंसान का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि उसके खुद के मन के अंदर चलता है। ये एक लगातार चलने वाला संघर्ष है जो 3 शक्तिशाली ताकतों के बीच होता है। और मजे की बात यह है कि यही संघर्ष तय करता है कि हम कौन हैं और हम क्या करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं और मन के अंदर की इन 3 आवाज़ों से मिलते हैं। फ्रॉइड ने इन्हें नाम दिया इड, ईगो और सुपर ईगो। ये हमारे व्यक्तित्व के, आप कह सकते हैं, 3 हिस्से हैं और ये तीनों हमेशा एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो सबसे पहले है इड। इसे हमारे अंदर का जानवर भी कह सकते हैं। ये जन्म से ही मौजूद होता है और हमारी सभी मूल इच्छाओं का सोर्स है, जैसे भूख, गुस्सा और दूसरी बायोलॉजिकल जरूरतें। ये पूरे तरह से अवचेतन में, यानी अनजाने में काम करता है और इससे सिर्फ एक बिल्कुल सीधी सादी चीज से मतलब है। यही है इड का मूल मंत्र। ये सुख के सिद्धांत पर काम करता है, मतलब इसे नैतिकता, लॉजिक या नतीजों की कोई परवाह नहीं होती। अगर भूख लगी है तो अभी खाना चाहिए, अगर गुस्सा आया है तो अभी बाहर निकालना चाहिए। इसे बस तुरंत संतुष्टि चाहिए। और दूसरी तरफ है सुपर ईगो। ये हमारा नैतिक पहरेदार है, हमारी अंतरात्मा की आवाज। ये हमारे माता पिता, समाज और संस्कृति से सीखे गए नियमों और आदर्शों से बनता है। यही हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत, और इसी वजह से हमें कभी गर्व या कभी अपराध बोध महसूस होता है। सुपर ईगो का काम है ईड की इच्छाओं पर लगाम लगाना। जहां ईड कहता है मुझे चाहिए, वहीं सुपर ईगो कहता है नहीं, ये गलत है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये हमेशा परफेक्शन चाहता है और अक्सर बहुत ही कठोर हो सकता है। और इन दोनों के बीच फंसा है ईगो। ईगो हमारे व्यक्तित्व का सीईओ है, जो असलियत का मैनेजर है। इसका काम इद की जंगली इच्छाओं और सुपर ईगो के कठोर नियमों के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाना है। ईगो वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है। यह देखता है कि क्या सही समय है, क्या नतीजे होंगे और क्या यह करना सुरक्षित है। यह इड की इच्छाओं को सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीकों से पूरा करने की कोशिश करता है, ताकि हम मुश्किल में न पड़े। तो यहाँ ये तीनों ताकतें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। देखिए, इड सुख चाहता है, सुपर ईगो आदर्श, और ईगो को असलियत में इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। इड पूरी तरह से अनकॉन्शियस है, जबकि ईगो और सुपर ईगो आंशिक रूप से चेतन और अवचेतन दोनों में काम करते हैं। और इसी खींचतान में असली कहानी शुरू होती है, अंदरूनी संघर्ष की। जब कच्ची इच्छाएं सख्त नैतिकता से टकराती हैं तो ईगो पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। और ये सिर्फ कोई थियोरी नहीं है, ये उस कश्मकश का नाम है जो हर इंसान रोजाना महसूस करता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को अपने दोस्त का महंगा फोन बहुत पसंद आया, तो उसका इड तुरंत कहेगा चुरा लो, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन तभी उसका सुपर ईगो चिल्लाएगा चोरी करना पाप है, ये एकदम गलत है। अब ईगो बीच में आएगा और कहेगा रुको, अगर पकड़े गए तो बहुत बदनामी होगी, बेहतर है खुद मेहनत करके खरीद लो। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यही अंदरूनी लड़ाई है जो अक्सर हमारी चिंता, तनाव और अपराध बोध की जड़ होती है। जब ईगो इन दोनों ताकतों के बीच संतुलन नहीं बना पाता तो हमें मानसिक बेचैनी महसूस होती है। तो सवाल ये है कि ईगो इस तनाव से निपटता कैसे? इसके लिए ईगो के पास कुछ गुप्त हथियार हैं जिन्हें फ्राइड ने रक्षातंत्र या डिफेंस मैकेनिज्म कहा था। ये ऐसी मानसिक तरकीबें हैं जिनका इस्तेमाल ईगो खुद को चिंता और तनाव से बचाने के लिए करता है। जब इड और सुपर ईगो के बीच का संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ईगो को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ उपाय करने पड़ते हैं, और ये ज्यादातर अनजाने में होता है। मतलब हमें पता भी नहीं चलता कि हम इन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
इनमें से कुछ प्रमुख हैं दमन, जिसमें हम दर्दनाक यादों को अवचेतन में धकेल देते हैं, प्रोजेक्शन, जहां हम अपनी कमी दूसरों में देखने लगते हैं, तर्क संगत बनाना, यानी अपनी गलती के लिए बहाने बनाना, और एक है विस्थापन। चलिए, विस्थापन का एक बहुत ही आम सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि किसी के बॉस ने उसे ऑफिस में बहुत डांटा। अब उसका इड चाहता है कि वो तुरंत चिल्लाकर जवाब दे, लेकिन ईगो जानता है कि इससे नौकरी जा सकती है। तो वो इंसान उस गुस्से को अंदर ही अंदर दबा लेता है। और फिर वही दबा हुआ गुस्सा घर आकर किसी कमजोर लक्ष्य पर निकलता है, जैसे परिवार के सदस्य। इसे ही विस्थापन कहते हैं। गुस्सा असली जगह से हटाकर किसी सुरक्षित जगह पर निकाल दिया गया। ये ईगो का खुद को बचाने का एक तरीका है। तो यहाँ अहम बात यह है कि एक स्वस्थ व्यक्तित्व के लिए इड, ईगो और सुपर ईगो के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। और इस संतुलन को समझने के लिए हमें मन के सबसे बड़े और रहस्यमयी हिस्से को जानना होगा। फ्रॉइड ने मन की तुलना एक बर्फ के पहाड़ से की थी। जो हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है वो है हमारा चेतन मन, मतलब वो सब कुछ जिसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन असली और सबसे बड़ा हिस्सा तो पानी के नीचे छिपा है, हमारा अवचेतन मन। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारी लगभग 90% मानसिक गतिविधि इसी अवचेतन मन में होती है। हमारी दबाई गई इच्छाएं, बचपन की भूली हुई यादें, हमारे डर और हमारे ट्रॉमा सब यहीं छिपे होते हैं और अनजाने में हमारे व्यवहार को प्रभावित करते रहते हैं। तो देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि लक्ष्य इड या सुपर ईगो को खत्म करना नहीं है, बल्कि अपने अवचेतन पैटर्न को समझना है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमें क्यों गुस्सा आता है या हम क्यों एक ही तरह की गलती बार बार दोहराते हैं, तब हम अपने ईगो को मजबूत बनाते हैं और खुद को एक ज्यादा संतुलित जीवन जीने के लिए तैयार करते हैं। तो अंत में सवाल फिर से वही उठता है, हमारे जीवन का असली चालक कौन है? क्या ये हमारी आदिम इच्छाएं हैं, हमारे कठोर नैतिक नियम हैं, या फिर वो संतुलित ईगो है जो इन दोनों के बीच रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, जब तक हम अपने मन के इस अंदरूनी संघर्ष को नहीं समझते, तब तक अवचेतन हमें चलाता है। लेकिन जब हम इसे समझ लेते हैं, तो हम अपने जीवन के असली चालक बन जाते हैं।